अजीज़ी नाज़रीन, उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा उर्दू प्रोग्राम आइए हम उर्दू सीखे में हम आप सबका दिल से खैर मक़दम करते हैं, स्वागत करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं। आइए हम उर्दू सीखें। पहले हम लिखना सीखें। आइए हम देखते रहिएगा, कलम पर नजर होनी चाहिए। आइए हम उर्दू सीखें। देखिए कैसे कलम चल रहा है। कलम देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हमारी बहुत बड़ी ताकत होता है। तो अगर कलम हमारे पास है, अगर हमारे हाथ में पेन है, तो हम देखिए बार बार लिखकर भी देख सकते हैं। किस तरह से? फिर से देखिए कैसे। आइए हम देखते रहिएगा कैसे पेन चल रहा है। हम उर्दू सीखें। ये देखिए आपने ये लिखा इस प्रोग्राम का नाम। तो दोस्तों, जैसा कि हम सीखते चले आ रहे हैं, मुख्तलिफ हुरूफ, मुख्तलिफ लफ्ज़, जुमले, अशार, कभी कभी कुछ कहानी, कभी कभी किसी शेर के ज़रिए से, कभी गिनतियाँ, तो कभी शहरों के नाम, कभी मुल्कों के नाम, और कभी नज़्म के ज़रिए से कोई अच्छा पैगाम। तो देखिए, आज हम एक नज़्म के ज़रिए से उर्दू ज़बान सीखेंगे। नज़्म का उन्वान है कैसा अच्छा तू है अल्लाह। यानी भगवान जो है, अल्लाह जो है, वो कितना अच्छा है। अब देखिए पहला जो लफ्ज़ आया वो आया अच्छा। हम लोग बहुत बार ये मुरक्कब हर्फ सीख चुके हैं। अच्छा। अब देखिए छे प्लस अलिफ, और छे के ऊपर है तशदीद। तो कैसा अच्छा तू है अल्लाह। अब देखिए कैसा अच्छा, अच्छा कैसे लिखेंगे? कैसा तो आप बहुत आराम से लिख लेंगे, अच्छा। फिर कैसा, चलिए लिख के देख लेते हैं, कैसा। फिर उसके बाद अल्लाह, या हम लिख सकते हैं भगवान। बात एक ही है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, आपने सुना ही होगा, सबको सन्मति दे भगवान। तो अल्लाह या भगवान या ईश्वर, सब कुछ एक ही खुदा के नाम। तो ईश्वर अल्लाह, देखते रहिएगा कलम, भगवान, जिस नाम से भी आप याद करें, सब कुछ वही देता है। तो क्या क्या दिया है ईश्वर ने, क्या क्या दिया है भगवान ने, अब हमने ये याद करना शुरू किया। तो सबसे पहले तो हमारी अम्मा दी है। तो तूने दी है अम्मा अच्छी। अब देखिए कैसे लिखेंगे अम्मा। अम्मा, अब देखिए फिर वही तशदीद का इस्तेमाल। देखिए अल्लाह हमने लिखा, उसमें भी तशदीद का इस्तेमाल था। अब देखिए अम्मा, अलिफ मीम प्लस अलिफ प्लस नून गुन्ना, और मीम के ऊपर तशदीद है। अम्मा, अम्मा, अलिफ मीम जबर अम, मीम अलिफ जबर मा, नून गुन्ना, अम्मा। तशदीद का इस्तेमाल भी याद रखना है, एराब का इस्तेमाल भी करना है। तो तूने दी है अम्मा अच्छी। ऊपर हमने देखा कि जो हमारी हेडिंग थी, कैसा अच्छा तू है अल्लाह, ये थी नज्म की हेडिंग या उन्वान या टाइटल। और सबसे पहली लाइन क्या आ रही है कि भगवान ने क्या क्या दिया, अल्लाह ने हमें क्या क्या दिया। तूने दी है अम्मा अच्छी। अब अच्छी कैसे लिखेंगे? देखिए अब ऊपर तो अलिफ लगाया था छे के साथ, यहाँ छोटी ये, क्योंकि ई की आवाज है, अच्छी। तूने दी है अम्मा अच्छी, अच्छे अब्बा, अच्छे भाई। अब देखिए फिर छे का इस्तेमाल दो जगह, तशदीद का इस्तेमाल, भे का इस्तेमाल। किस तरह से? सोचते रहिए कैसे लिखना है। तो तूने दी है अम्मा अच्छी, अच्छे भाई,
अच्छे। भाई, भाई देखिए कैसे लिखा जाएगा, भाई, भे अलिफ जबर बा, भे अलिफ जबर भा, हमजा जेरी, भाई, अच्छे भाई। फिर इसके साथ साथ अच्छे अब्बा। अब देखिए अच्छे अब्बा, फिर देखिए अच्छे, फिर लिखिएगा अच्छे अब्बा। अब्बा देखिए कैसे, ये इस तरह। देखिए सबसे जरूरी है हिज्जे, स्पेलिंग, बार बार तोड़ तोड़ के पढ़ना। अलिफ छे जबर अच, छे ये जबर छे, अच्छे। अलिफ बे जबर अब, बे अलिफ जबर बा, अब्बा। जब हम इस तरह जोड़ जोड़ के हिज्जे करके पढ़ते हैं ना, तो हमें बहुत आसानी से हुरूफ जो है न सिर्फ ये कि पहचान में आते हैं, उनकी आवाजें भी पहचान में आती हैं, हमें ये पता भी चलता है कि किस तरह से हम इनको मिलाएंगे, किस तरह से अब हमें कहाँ कौन सा हर्फ लाना है। तो अगर मान लीजिए अब्बा हम रोज बोलते हैं, अम्मा हम रोज बोलते हैं, अगर हम दिमाग लगाएं अलिफ बे जबर अब, बे अलिफ जबर बा, अब्बा, तो अब हमने गौर किया अलिफ आया, फिर हमने गौर किया बे आई, फिर हमने देखा उसके ऊपर तशदीद आई, तो अलिफ बे जबर अब, फिर बे के साथ आ की आवाज आई, बे अलिफ जबर बा, अब्बा। ऐसे ही अलिफ मीम जबर अम, मीम अलिफ जबर मा, अम्मा। और भाई, अम्मा अब्बा भाई, सब खुदा की बहुत बड़ी नेमत है हमारी जिंदगी में। तो तूने दी है अम्मा अच्छी, अच्छे अब्बा, अच्छे भाई, तूने हमको दी है आंखें। और क्या दी है, आंखें। अब देखिए आंखें बेहद खूबसूरत लफ्ज, हमने सोचा आंखें, 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 अलिफ मज़बरा, फिर अंक की बिंदी की आवाज है, तो नून का नुक्ता जरूर लगेगा, पर आवाज जो है वो निकलेगी अंक की बिंदी की, नून गुन्ना की आवाज। अलिफ मज़बरा, नून साकिन आ, खे ये जबर खे, आंखें, नून गुन्ना, आंखें। तो देखिए किस तरह से जोड़ा उसको हमने, अलिफ मज़बर आ, नून, फिर देखिए खे कैसे जोड़ रहे हैं, आंखें। गाना भी सुना होगा, हमको तो जान से प्यारी है तुम्हारी आंखें, या मीर कहते हैं मीर उन नीम बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। तो ये जो आंखों का जिक्र है वो शायरी में भी मुस्तकिल आता है, और जाहिर सी बात है कि हमारी जिंदगी में आंखें बहुत अहमियत रखती हैं, क्योंकि सब कुछ नजर आता है तभी तो सब कुछ अच्छा लगता है। तो बहरहाल अब देखिए कि तूने हमको दी हैं आंखें। अच्छा, ये जो इसमें लफ्ज आ रहे हैं आसान आसान, ये आप लोग बहुत आराम से लिख सकते हैं। ते व पिश्तू, नूनी जबर ने, दो दो अल्फाबेट्स का। देखिए हम सोचते हैं ना कितने अल्फाबेट्स आ रहे हैं, तू, ते व पिश्तू, फिर उसके बाद हमने देखा, देखिए नून लाए, फिर ये ले गए तूने, फिर दी, किस तरह से दाल ये जिर्दी, फिर उसके बाद देखिए हे ये नून गुन्ना है, तीन अल्फाबेट्स आ गए। तूने दी है हमको आंखें, फिर दुनिया भर को जिनसे देखें। अब देखें किस तरह लिखा जाएगा, अब देखिए दुनिया, और हमने देखिए कि हम लोग दुनिया का किस कदर जिक्र भी करते हैं, दुनिया में हम रहते भी हैं। और साहिर का बहुत मशहूर शेर भी है कि दुनिया ने हादसात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया था वो लौटा रहा हूं मैं। तो पहले मिसरे को थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं इस वक्त ऐसे ही मैंने सुनाया कि दुनिया लफ्ज का इस्तेमाल वहां आ रहा है कि दुनिया ने जो कुछ भी मुझे गम दिए, परेशानी दी, हादसा दिए, हवादिस दिए, तो जो कुछ भी मेरी जिंदगी में हुआ वो मैं सब उसको वापस लौटा रहा हूँ। तो दुनिया ने मुझे जो कुछ दिया, या फिर फानी कहते हैं दुनिया मेरी भला जाने महंगी है या सस्ती है। तो ये मौत मिले तो मुफ्त न लूं, हस्ती की क्या हस्ती है। तो देखिए ये दुनिया लफ्ज का इस्तेमाल। अब दुनिया लिखा कैसे जाएगा, हम कहते हैं ना दुनिया बड़ी खराब जगह है, तो दालुन पेश दुन, ये अलिफ जबर या दुनिया, तो जिससे हम दुनिया देखें। अब देखें लफ्ज थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें बहुत सारे अल्फाबेट्स है। हमने दोहराना शुरू किया, दाल ये जबर दे, खे ये जबर खे, फिर हमने देखा आखिर में देखें, ए की आवाज यानी नून गुन्ना की आवाज, तो प्लस नून गुन्ना, हमने देखा इतने अल्फाबेट्स इसमें आए। अब इनको हम कैसे मिलाकर लिखेंगे, ये हमको सोचते रहना है। हमने सोचा दाल तो ऐसे आ गया, फिर ये है तो हम ये का शोशा लेंगे, फिर खे बनाएंगे,
फिर ये का शोशा लेंगे, फिर नून गुन्ना पूरी ले आएंगे। अब देखिए अगर हम अनाड़ियों की तरह भी लिखें तब भी देखिएगा इस टाइम अनाड़ी वाला कलम बिल्कुल चला है, दाल, फिर सोचा ये का शोशा ऐसे लेंगे, फिर खे लाएंगे, फिर ये, फिर ऐसे नून गुन्ना। देखें तो हम पहले हमारी शक्ल इस तरह से बिगड़ भी सकती है, लेकिन फिर हम उसको अगर संवार के लिखेंगे दोबारा तो हम फिर सीख जाएंगे दोबारा लिखने में। देखिए दाल, ये जबर दे, खे, ये जबर खे, देखें। तो वो कह रहा है कि कैसा अच्छा तू है अल्लाह, तूने दी है अम्मा अच्छी, अच्छे अब्बा, अच्छे भाई, तूने हमको दी है आंखें, दुनिया भर को जिनसे देखें, फिर हाथ दिए हैं काम करें हम। देखिए कितनी ताकत है हाथों में। तो आपने शेर भी सुना होगा मजरू का, मुझे सहल हो गई मंजिलें, बेहद खूबसूरत शेर है, मुझे मंजिलें बहुत आसान हो गई। और देखिए ये हम सब के लिए बहुत खूबसूरत शेर है, सुनिएगा गौर से। मुझे सहल हो गई मंजिलें, वो हवा के रुख भी बदल गए। क्यों बदले, उसका रीजन, जो कुछ माहौल था वो क्यों बदला। तेरा हाथ हाथ में आ गया कि चिराग राह में जल गए। तो देखिए जब किसी का साथ मिलता है तो बेहद खुशी होती है। तो हाथ लफ्ज बेहद खूबसूरत लफ्ज है। देखिए कैसे लिखा जाएगा, हमने देखा, फिर हम गौर करेंगे। हमने सोचना शुरू किया, हाथ, हे प्लस अलिफ, हे जबर हा, हे जबर हा, हे अलिफ जबर हा, हे अलिफ जबर हा, थे साकिन, हाथ। अब देखिए कैसे लिखेंगे, हाथ, ये देखिए हाथ, फिर देखिए हाथ। तो मुझे सहल हो गई मंजिलें कि हवा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया कि चिराग राह में जल गए। जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। फिर देखिए उन्होंने कहा कि हाथ दिए हैं काम करें हम, काम लफ्ज आप लोग रोजाना बोलते हैं। पांव दिए हैं खूब फिरे हम, यहाँ एक लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट आया, खूब। बहुत बार हम बार बार डिस्कशन में आपसे ये गुजारिश भी करते हैं और कभी कभी डांट के भी कहते हैं, उच्चारण आपका सही होना चाहिए। अगर आपका उच्चारण या आपका तलफ़ुज़ या आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा है तो अगले बंदे पर या सुनने वाले पे हमारी बात का बहुत असर पड़ता है। तो खूब, दुनिया भर को जिनसे देखें, हाथ दिए हैं काम करें हम, पांव दिए हैं खूब फिरे हम। अब खूब उच्चारण सबसे पहले ध्यान रखता है। हमने सोचा खूब फिरें, खूब फिरें तो खे प्लस वाव प्लस बे। अब देखिए अगर हमारा उच्चारण ठीक है, हम इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि खूब कैसे लिखा जाएगा, तो हम खे के बारे में सोचेंगे। और अगर हम ये सोचे खूब तो हम क्या करेंगे, ये ले आएंगे, ये वाली खे। और ये गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि उससे आपका उच्चारण गड़बड़ हो जाएगा। तो खे वापिश खूब बेसाकिन, खूब, पांव दिए हैं खूब फिरे हम, फिरे। अब देखिए फिरे में फिर सोचेंगे कि फिरे हम कैसे लिखें। फे हमने लिया, फे प्लस रे प्लस ये प्लस नून गुन्ना, फिरे। तो देखिए फिरे ऐसे कई कई बार लिखकर देखिएगा, फिरे। तो पांव दिए हैं खूब फिरे हम, दी है किताबें पढ़ने जाएं, दी हैं किताबें पढ़ने जाएं। किताबें, इससे बड़ी दौलत तो कोई है ही नहीं, किताबों से बड़ी। अब किताबें कैसे लिखेंगे, ये तो हमें 100% लिखना आना ही चाहिए। क्योंकि देखिए किताबें हमारा ऐसा दोस्त है कि अगर किताब हमारे हाथ में है तो फिर किसी की जरूरत नहीं रहती। काफ प्लस ते प्लस अलिफ प्लस बे प्लस ये प्लस नून गुन्ना। अगर हम सिंगल लिख रहे हैं तो किताब, किताब कैसे होगा, हमने फिर सोचना शुरू किया, काफ जिरके ते अलिफ जबर ता, किता बे साकिन, किताब।
پھر کتابیں، کاف زر کے، تے الف زبر تا، بے یہ نون غنہ، بے یہ زر بے، نون غنہ، کتابیں. تو کاف زر کے، تے الف زبر تا، بے یہ زبر بے، کتابیں. پھر کیونکہ نون غنہ کی آواز ہے، ان کی بندی کی آواز ہے، اس لیے آخر میں نون غنہ بھی لگے گا، کتابیں. اور اگر ہم ایک کتاب کی بات کر رہے ہیں تو کتاب. تو دیکھیے کس طرح سے کتابیں ہمیں نہ صرف یہ کہ لکھنا بھی آنا چاہیے بلکہ پڑھنے کی عادت بھی ڈالنی چاہیے. اور دیکھیے ابھی اس نظم کو پورا ہونے دیجیے، جب ہم لفظ سیکھ لیں گے تو میں آپ کو اس میں کچھ اور چیزیں بتاؤں گی، کیونکہ دیکھیے اس میں جو اشعار آ رہے ہیں، جو شعر آ رہے ہیں، اس میں تے سے شعر شروع ہو رہا ہے اور یہ پہ ختم ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد ہے سے شعر شروع ہو رہا ہے، پھر میم پہ ختم ہو رہا ہے، پھر دال سے شعر شروع ہو رہا ہے، پھر نون غنہ پہ ختم ہو رہا ہے، یعنی نون پہ ختم ہو رہا ہے. تو اس کے ذریعے سے ہم کچھ اور بھی سیکھیں گے، لیکن کیونکہ نظم ہے اس لیے سیکھ سکتے ہیں. تو ہاتھ دیے ہیں کام کریں ہم، پاؤں دیے ہیں خوب پھریں ہم. اب اس کے بعد دی ہیں کتابیں پڑھنے جائیں. اب دیکھیے رے کا استعمال کیسے ہو رہا ہے، پڑھنے. تو پے آیا پلس رے آیا پلس نون آیا پلس بڑی آیا، پڑھنے. اب دیکھیے کتابیں پڑھنے، دیکھیے ایسے لکھیں گے پڑھنے. قلم دیکھیے گا کہ قلم کس طرح لکھ رہا ہے، پڑھنے جائیں. تو پاؤں دیے ہیں خوب پھرے ہم، دی ہیں کتابیں پڑھنے جائیں، پڑھ کر گھر کو خوش خوش آئیں. ہوتا ہی جب ہم گھر آتے ہیں پڑھنے کے بعد، چاہے ہم اسکول میں جا رہے ہیں، چاہے ہم کالج میں جا رہے ہیں، چاہے ہم یونیورسٹی میں جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، جب گھر لوٹتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ نہ صرف یہ کہ ہم علم حاصل کرتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، وہاں جا کے بہت کچھ سیکھتے ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی سے دوستوں سے بھی ملتے ہیں. تو اس لیے ہمارے چہرے جو ہیں وہ، ہم کسی بھی جگہ سے آ رہے ہیں، اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، ہم خوش خوش اپنے گھر پہنچتے ہیں. تو دیکھیے کیسے، پڑھ کر گھر کو خوش خوش آئیں. اب دیکھیے خوش خوش مت اس کو بولیے گا. اب سب سے پہلے ہم لکھیں گے پڑھ. کس طرح سے، ہم پے کے ساتھ ڑھے کو جوڑ رہے ہیں، پڑھ، پے ڑھے زبر پڑھ. پھر دیکھیے گا پے ڑھے زبر پڑھ. پھر سے دیکھیے گا، پھر لکھتے ہیں پے ڑھے زبر پڑھ، پے ڑھے زبر پڑھ، پے ڑھے زبر پڑھ. پڑھ پڑھ کر یعنی کتابیں پڑھ کر گھر کو خوش خوش آئیں. گھر، دیکھیے گھر ہم نے پھر سوچا آسان سا لفظ ہے لیکن گھے کا استعمال ہے، گھے اس طرح بنائیں گے اور رے اس میں ملا دیں گے. اب دیکھیے گاف اور دو چشمی ہے مل کر گھے بنتا ہے، گھر. گھے رے زبر گھر، گھے رے زبر گھر. اب اس کا دیکھیے خوش خوش، خے پلس واو، خے واو پیش خو، شین ساکن خوش. اس کا تو اچارن بھی بہت صحیح کریے گا، خوش. خے واو پیش خو، شین ساکن خوش. دیکھیے کتابیں پڑھ کر گھر کو خوش خوش آئیں. تو دیکھیے کیسا اچھا تو ہے اللہ، تو نے دی ہے اماں اچھی. پھر ہم بار بار ریوائز کریں گے اس نظم کو، اس پویم کو. کیسا اچھا تو ہے اللہ، تو نے دی ہے اماں اچھی، اچھے ابا اچھے بھائی، تو نے ہم کو دی ہیں آنکھیں، دنیا بھر کو جن سے دیکھیں. ہاتھ دیے ہیں کام کریں ہم، پاؤں دیے ہیں خوب پھریں ہم، دی ہیں کتابیں پڑھنے جائیں، پڑھ کر خوش خوش گھر کو آئیں. کیسا اچھا تو ہے اللہ. تو اب دیکھیے کس طرح سے شاعر نے نہ صرف یہ کہ آپ کو بہت ساری ووکیبلری آپ کے دماغ میں پہنچا دی، یعنی بہت سارے الفاظ کا ذخیرہ آپ کے دماغ میں پہنچا دیا، ساتھ ساتھ بہت ساری معلومات بھی آپ کو دی کہ اگر آپ کتابیں پڑھیں گے تو کس طرح سے آپ کو
بہت سی نئی باتیں معلوم ہوں گی، اور اگر آپ اسکول جاتے ہیں، آپ کالج جاتے ہیں تو آپ بڑے خوش رہتے ہیں، اور اللہ نے آپ کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں، اماں دی، ابا دیے، بھائی دیے، پھر اس کے علاوہ جو ہے آپ کو آنکھیں دی، ہاتھ پیر دیے چلنے کے لیے۔ تو یہ جس طرح سے شاعر آپ کو سکھا رہا ہے، تو یہی تو مقصد اتر پردیش اردو اکیڈمی کا بھی ہے، نظم میں اتنا انوالو نہیں ہونا کہ ہمیں سیکھنا نہ ہو پھر، یعنی ہم نظم کے ذریعے سے زبان سیکھ رہے ہیں۔ تو ہمارا مین مقصد سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نظم تو سن ہی رہے ہیں، نظم تو ہم پڑھ ہی رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے اس نظم کے ذریعے سے یا اس ٹیکسٹ کے ذریعے سے جو لفظ سیکھے ہیں، جو مصرے یعنی لائنز سیکھی ہیں، جو ہم نے کچھ بھی پڑھنے کے بعد سیکھا ہے، اس کو ہم نہ صرف یہ کہ اپنے ذہن میں رکھیں، بلکہ اس کو بار بار یاد کرنے کی کوشش کریں۔ جو کچھ پڑھیں ہجوں سے پڑھ کے بار بار دہرائیں۔ ہجا مطلب خیو پشخو شین ساکن، خوش، ٹھیک؟ اس طرح سے کتابیں، کاف زر کے، تے الف زبر تا، بے یہ زر بے، اور پھر نون غنہ، کتابیں۔ اس طرح سے آنکھیں، الف مد زبر آ، نون ساکن آ، کھے یہ زبر کھے، پھر آنکھیں، پھر نون غنہ، آنکھیں۔ تو اس طرح سے اگر آپ ہجے کر کے بار بار پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ آپ بہت تیزی کے ساتھ نہ صرف یہ کہ سیکھیں گے، بلکہ وہ آپ کو ہمیشہ یاد بھی رہے گا، اور اگر کبھی بھولیں گے تو آپ پھر ہجا کر لیں گے، پھر سے اسپیلنگ کے ذریعے سے پڑھیں گے تو آپ پھر سیکھ جائیں گے۔ اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم ایک کھیل بھی اس نظم کے ذریعے سے سیکھیں گے جسے کہا جاتا ہے بیت بازی۔ دیکھیے بیت بازی ایک بہت دلچسپ کھیل ہے۔ بیت کے معنی ہوتے ہیں شیر کے، بے یہ تے، دیکھیے بے یہ تے، بیت مطلب شیر درندے والا نہیں، کھانے والا وہ والا شیر نہیں جو جنگل میں ہوتا ہے، بلکہ جو دو لائن سے مل کر بنتا ہے، یعنی دو مصروں سے مل کر بنتا ہے، یعنی شعر و شاعری والا شیر۔ تو وہ کیسے لکھا جاتا ہے اردو میں، یہ بھی دیکھ لیجیے۔ بیت کے معنی ہوتے ہیں شین این رے، یہ اس طرح سے، یہ آپ کو آنا چاہیے شیر۔ اور جو وہ جنگل والا شیر ہوتا ہے وہ اس طرح لکھا جاتا ہے، دیکھیے شین یہ اور رے، شیر۔ یہ آپ اس کو درندہ کہہ سکتے ہیں، یا بلکہ میں آپ کی پہچان کے لیے لکھ دیتی ہوں جنگل والا شیر، تو بلکہ یاد ہی رکھیے گا۔ چلیے شیر، یہ جو ہے شیر جو ہے یہ جانور ہے، اور وہ شیر جو ہے وہ ادب سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو بیت کے معنی شیر کے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں یہ والا شیر، ٹھیک؟ شین این رے، دیکھیے پھر سے دیکھیے شین این رے، شیر۔ اب بازی، بازی کے مطلب ہوتے کھیلنا، بے الف زبر با، زے زرزی، بازی۔ ہم نے کیونکہ لکھا بیت بازی، دیکھیے ایسے، یہ ایک ہی وہ ہے ترکیب۔ کیسے اس کو میں پھر سے لکھتی ہوں، بیت بازی، یوں اس کو پورا یعنی اشعار سے کھیلنا، شیر سے کھیلنا۔ اشعار ہے شیر کی جمع، شیر یعنی سنگولر ہے، یہ ایک شیر یعنی دو لائن، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ آئے بزم اتنا تو میر نے دیکھا، ایک لائن ہوئی، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی، دوسری لائن ہوئی، تو یہ ایک شعر ہوا۔ لیکن اگر ہم 4-5 شعر ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے اشعار، الف شین زبر اش، این الف زبر آ، رے ساکن، اشعار، یہ اس کا پلورل ہے، شعر کا پلورل۔ تو بیت بازی کا مطلب ہوتا ہے شعر سے کھیلنا، یعنی اشعار کے ذریعے کھیلا گیا کھیل۔ تو آج کل کیا بلکہ پرانے زمانے سے، بہت وقت سے، قدیم زمانے سے بیت بازی جو ہے وہ بڑا دلچسپ کھیل رہا ہے، اور پہلے یہ بڑا دلچسپ مشغلہ رہا ہے۔ میں کھیل ضرور کہہ رہی ہوں لیکن اس کے پیچھے پوری تہذیب ہے۔ میں آپ کو لفظی مطلب بتا رہی ہوں، اس لیے میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ اشعار سے کھیلنا، جیسے آپ لوگ گانوں کے ذریعے سے انتاکشری کھیلتے ہیں، بس یہ اسی طرح کا کھیل ہے۔ تو اب دیکھیے یہاں میں نے کہا تھا کہ اس نظم کا پہلا شعر جو ہے وہ تو نے دی ہے اماں اچھی، اچھے ابا اچھے بھائی، یہ پہ ختم ہوا۔ اب یہ سے آپ کو کوئی شعر یاد ہو تو بتائیے گا، کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ ایک شعر میں ہی آپ کو سنا دیتی ہوں کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ تو
अब मैंने जो अपना शेर खत्म किया वो अलिफ पे खत्म किया। अब अलिफ से कौन शेर बताएगा? अब इसमें तो कहीं अलिफ से आया नहीं, तो हम खुद ही पढ़ देते हैं। भाई हमने जो ये शेर, इसमें जो नज्म का पहला शेर है या जो पहला शेर है वो खत्म हुआ ये पर। देखिए, तूने दी है अम्मा अच्छी, अच्छे अब्बा अच्छे भाई। यानी किसी ने अगर पहला शेर ये पढ़ा तो उसने इस शेर को आखिर किया ये पर, भाई पर। तो हमने उसका जवाब दिया याद माजी अजाब है यार, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। मेरा अलिफ पे खत्म हुआ, अब हमें अलिफ से उसका जवाब चाहिए। तो असर उसको जरा नहीं होता, रंज राहत फजा नहीं होता, फिर अलिफ आ गया। अब उसके बाद अलिफ से तीसरा, अब जाहिर सी बात है असर उसको जरा नहीं होता, रंज राहत फजा नहीं होता, अलिफ पे खत्म हो रहा है। तो फिर सुनने वाले को अलिफ से पढ़ना है। तो उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। अब देखिए, फिर ये पे बात खत्म हो गई। तो अब उसके बाद अब ये से पढ़िए, अब ये से अगला शेर। तो अगला शेर ये से लीजिए, फिर हाजिर है। वो शायर कहता है कि याद है रुस्तमो सोहराब हुआ करते थे, इश्क और जंग के आदाब हुआ करते थे। अब देखिए, फिर ये पे खत्म हुआ। अब उसके बाद एक बड़ा खूबसूरत शेर है, याद है कनात की कबा ओढ़े हुए लोग। कनात कहते हैं जो कुछ उसमें है उसमें खुश रहना। याद है कनात की कबा ओढ़े हुए लोग, जर्द मौसम में भी शादाब हुआ करते थे। यानी मौसम कितना ही खराब हो, कितनी भी तंगी हो, कितनी भी परेशानी हो, लेकिन एक वक्त वो था कि लोग हंसते मुस्कुराते नजर आते थे। अब यहाँ फिर ये पे खत्म हो गया। अब हम फिर आपको ये सुना देते हैं, याद माजी अभी सुनाया था ये तो खैर। अगला शेर, याद उसकी इतनी खूब नहीं, मीर बाज आ, नादान फिर वो जी से भुलाया न जाएगा। तो देखिए, अलिफ पे खत्म हुआ। अब अलिफ से हम सोचें कि अलिफ से क्या पढ़े। तो एक बहुत 4 मिसरों की एक रुबाई है अमीर अनीस की। थोड़ा सा आपको समझने में मुश्किल होगी लेकिन है बड़ी खूबसूरत। आगोश लहद में जब के सोना होगा, लहद कहते हैं कब्र को, यानी जब हम मर के कब्र में चले जाएंगे। आगोश, आगोश कहते हैं गोद में, यानी जब हम कब्र की गोद में होंगे, यानी जब हम मर के हमको दफना दिया जाएगा। अलिफ से, आगोश लहद में जब के सोना होगा, जुज खाक तकिया न बिछोना होगा। मिट्टी होगी, सिर्फ मिट्टी, न तकिया होगा न बिछौना होगा। जुज खाक तकिया न बिछौना होगा, तन्हाई में आह कौन होवेगा अनीस। जब हम अकेले होंगे ना मिट्टी के नीचे, और ये हम सबको फेस करना है। तन्हाई में आह कौन होवेगा अनीस, हम होवेंगे और कब्र का कोना होगा। अब देखिए, अलिफ पे खत्म हुआ। तो ये बैतबाजी है, यानी जिस अल्फाबेट पे आपका शेर खत्म होगा उस अल्फाबेट पे दूसरा बंदा शेर पढ़ेगा। तो आप इस नज्म के जरिए भी बैतबाजी कर सकते हैं। देखिए, पहला शेर, तूने दी है अम्मा अच्छी, अच्छे अब्बा अच्छे भाई, ये पे खत्म हुआ। फिर उसके बाद देखिए, तूने हमको दी है आंखें, दुनिया भर को जिनसे देखे, नून पे खत्म हुआ। तो आसान सा शेर तो यही है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। लेकिन अगर आप मुश्किल पढ़ना चाहें तो न लिख सकेगा कलम सुर्ख को सफेद कभी। ये कलम, न लिख सकेगा कलम सुर्ख को सफेद कभी, सवाल लफ्ज़ो मानी की हुर्मतों का है। अब देखिए, फिर ये भी टूटा, लेकिन आपकी नज़्म में हम फिर आए। हाथ दिए हैं काम करें हम, पांव दिए हैं खूब फिरे हम। मीम से देखिए, तो मसाइब में उलझकर मुस्कुराना, मीम पे खत्म हो रहा है। हम, मसाइब में उलझकर मुस्कुराना मेरी फितरत है, यानी मुसीबतें कितनी भी आए पर हम मुस्कुराते रहेंगे। यानी हम उर्दू सीख रहे हैं, कितनी भी परेशानी आए पर हम मुस्कुरा मुस्कुरा के सीखेंगे जरूर, क्योंकि उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी का यही मकसद है कि आपको ये प्यारी प्यारी मीठी मीठी जबान इस तरह से सिखाए कि आपको लुत्फ भी आए और आप सीख भी जाए। तो आप शेर याद कर लीजिएगा कि मेहनत तो बहुत हो रही है। तो मसाइब में उलझकर मुस्कुराना मेरी फितरत है, मुझे नाकामियों पर अश्क बरसाना नहीं आता। यानी अगर मुश्किल आ भी रही है, कभी तोय लिखने में परेशानी हो रही है, कभी बैतबाजी अगर हम लिख रहे हैं तो बे ये ते मिला के लिखने में परेशानी हो रही है, परेशानी तो है पर हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम सीख के मानेंगे।
तो देखिए फिर मीम से हमने पढ़ा, फिर उसके बाद फिर नून से आया दी हैं किताबें पढ़ने जाएं, पढ़कर घर को खुश खुश आए। आए में देखिए फिर नून आ गया। तो अब इस तरह से नून से फिर कोई भी शेर पढ़ा जा सकता है। तो जैसे नून से नमक के खाने तकल्लुम है फसाहत मेरी, नातक़े बंद है सुन सुन के बलागत मेरी। थोड़ा सा मुश्किल ये पूरा बंद है, लेकिन बहरहाल आप सिर्फ नून से ये समझ लीजिए। या जैसे आप एक शेर मैंने भी आपको बहुत आसान वाला सुनाया कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। तो इस तरह से आप जो हैं वो नज्म के जरिए से, बैतबाजी के जरिए से भी जबान सीख सकते हैं। जैसे जैसे आपको अशार याद होंगे वैसे वैसे आपका जखीरा बढ़ता जाएगा, पर शर्त यह है कि अशार के साथ उनको लिखना भी सीखें, उनको मुस्तकिल लिखें, अपना उच्चारण बिल्कुल सही रखें। अगर कोई लफ्ज नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम हर लम्हा, हर वक्त, हर लम्हा हम लोग आपके साथ हैं। जैसे ही आपकी कोई क्वेरी आएगी हम उसका जवाब जरूर देंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी का मकसद ही ये है कि आप इस जबान को इस तरह से सीख जाएं कि कहीं भी जाकर जब बोलें तो लोग ये कहें कि देखो ऐसा लगता है कि बोल नहीं रहा है, बल्कि इसकी जबान से फूल झड़ रहे हैं। और कैसी खूबसूरत जबान है ये। हम सब से जुड़े रहने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।